हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो आपने कैप्शन में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो जिन लोगों को कंफ्यूजन, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि स्टूडेंट वीज़ा के अलावा कौन से वेज होते हैं कनाडा जाने के लिए, और वो सारे वेज लीगल है या इलीगल है। मतलब इतने सारे लोग जाते हैं तो किस ऐसा नहीं बोलते कि सबको नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है और जो लोग जानना चाहते हैं कि कौन से वे से हम कनाडा आ सकते हैं वो भी लीगली, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो स्टूडेंट वीज़ा तो मतलब देखो सबको मालूम है, लेकिन अगर आपको स्टडी नहीं करनी है और फिर भी आपको कनाडा में आना है, बिजनेस करना है या जॉब करनी है या ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए भी और बहुत सारे रास्ते हैं। तो उसमें से एक है विजिटर वीज़ा। तो विजिटर वीज़ा में सबको ऐसा लगता है ना कि विजिटर वीज़ा में तो विजिटिंग मतलब एज ए टूरिस्ट ही हम आ सकते हैं। तो हाँ, तो उसमें भी टूरिस्ट वीज़ा भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में और उसके बाद पीआर में। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उसके अलावा हम वर्क परमिट भी डायरेक्टली हम मतलब इंडिया के बारे में ही बताऊंगी। मतलब इंडिया से हम डायरेक्टली वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं एंड इंडिया से हम डायरेक्टली पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। और पीआर में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। देखो, मैं इतनी टेक्निकल नॉलेज मेरा इतना नहीं है कि मतलब हर एक चीज़ हर एक वर्ड के साथ समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको है ना सिंपल वर्ड में समझाऊंगी जो मुझे मालूम है और जिसे हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स और हम बस जिस प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पे कनाडा में आए हैं, तो वो सारी लीगल प्रोसेस आपको बताऊंगी। और एक बात हाँ है ना, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कनाडा आने से पहले ना आप एक बार विजिटिंग वीज़ा पे आओ, देख लो कनाडा, तो आपको कैसा लगेगा। तो मैं ये बात आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि देखो, आप जैसे भी विजिटिंग वीज़ा पे आते हो ना कनाडा, तो उस टाइम आप जनरली प्रिफर कौन सा टाइम करते हो? समर। यहाँ पे समर कितना रहता है? मतलब बहुत हाफ से बहुत कम समर का टाइम रहता है। ऐसा भी नहीं है कि 50-50 समर है 50 विंटर है। समर का टाइम बहुत छोटा रहता है और उसमें भी आप जनरली है ना घूमते रहते हो। तो जब घूमते हो और समर के टाइम पे आते हो ना, तो आपको कनाडा बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ऐसा बुराई नहीं करती हूँ कि नहीं, पर वो जो एक मेंटालिटी बना के आते हो ना कि बहुत मस्त है, और बाद में आके फिर वो पछताते हैं लोग। तो मैं उनके बारे में बताती हूँ कि अगर रियल में आपको कनाडा मतलब आप स्टे करना चाहते हैं, आपको आगे फ्यूचर में मतलब आप सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, अगर ये ही देखना चाहते हो ना, तो ऐसे मतलब ऐसे प्रॉपर समर ऑप्शन मत चूज़ करो। थोड़ा विंटर स्टार्ट होने वाला हो, या तो मतलब अगर विंटर में आ सके तो वो तो बेस्ट ही है। और फिर अगर देखो आप घूमने वाले हो ना, तो आपको फिर मतलब घूमने का अलग ही मज़ा है। और बात करते हैं कि कौन से वे से हम आ सकते हैं कनाडा। तो पहले तो हो गया विजिटर वीज़ा, मैंने बोला, फिर वर्क परमिट एंड देन पीआर। अभी लोगों को ऐसा लगे कि विजिटर वीज़ा में भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो विजिटर वीज़ा से प्रोसेस है एलएमआई थ्रू वर्क परमिट लेने के लिए। तो हाँ, वो हम कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे करते हैं लोग। तो ये प्रोसेस से भी आप कनाडा में लीगली स्टे कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आप देखो, और एलएमआई थ्रू आपको है ना, वो भी आपको दो प्रोसेस से आप जा सकते हो। आइधर खुद से आप एलएमआई करके ले सकते हो, या तो फिर आप बीच में कोई एजेंट रख दो, क्योंकि अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो। और अभी प्रोसेस आई कि खुद से करोगे तो कैसा करेगा क्या रहेगा, और एजेंट के थ्रू करोगे तो क्या रहेगा। खुद से करोगे तो थोड़ा चीपर ऑप्शन है, एंड एजेंट के थ्रू करोगे तो थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा। अभी कितना पैसा लगेगा तो वो तो आपकी क्वालिफिकेशन पर और एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। अराउंड फिर भी बात करें ना तो 20 लाख इंडियन रुपीज़ एंड 35 to 40,000 अराउंड हम मतलब कैनेडियन डॉलर। तो वो आप कन्वर्ट कर दो ना। देखो, वो है ना वेरी करता है कि कितना होता है। तो वो 15 लाख से 20 लाख 25 लाख वो वेरी करता है एलएमआई का। और उसमें भी
मतलब विद पीआर है या विदाउट पीआर है, वो भी बहुत वेरी करता है रेट। और देखो खुद से करना है तो उसमें क्या कर सकते हैं ना, गवर्नमेंट की वेबसाइट आती है LMI अप्रूव्ड जॉब, तो वो आप देख सकते हो, मतलब ऑनलाइन ऐसे गूगल पे लिख दोगे तो वो मिल जाएगा। पर उसमें ना आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी LMI है जो, क्योंकि ना उनकी भी क्वालिफिकेशन वो एक्सपेक्टेशन होती है कि कौन से लोगों को वो देते। तो कई लोगों को है ना स्पेशली लिखा होता है कि ओनली कनाडा, ओनली यूएस, कनाडा एंड यूएसए, तो ऐसा लिखा होता है। लेकिन आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि जो लोग ऐसे, मतलब ऐसा नहीं लिखा होता है कि इंडिया से भी आप लोग आ सकते हैं ऐसा, पर वो उसमें है ना ऐसा वो डायरेक्टली नहीं लिखा होता है कि ओनली कनाडा और ओनली यूएसए ऐसा। तो वो चीज़ आपको ढूंढनी पड़ती है, और फिर आपको वो एम्प्लॉयर का नंबर है वो सब नीचे होता है, तो आप उससे या तो ईमेल थ्रू आप उससे बात कर सकते हैं कि भाई हाँ क्या प्रोसेसिंग है, क्या कुछ है। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती है, वो खुद से करनी हो तो। और अगर एजेंट थ्रू करवाना है तो वो तो फिर मतलब आपको एक पर्टिकुलर रेट दे देता है, और आपके फिर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब है, तो वो ऐसे ही कई कई केस में उन लोगों को LMI अप्रूव्ड भी पहले से LMI अप्रूव्ड ही होती है उन लोगों की, जो एम्प्लॉयर की जो बिजनेस की होती है, तो उस हिसाब से कुछ चलता है। तो ये से हम विजिटिंग वीज़ा पे आते हैं, और उसके बाद ये लोग जो कन्वर्ट करवाते हैं LMI थ्रू वर्क परमिट। पर जब जाओगे ना LMI के बाद वर्क परमिट लेने, तो बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं कि सीधा हो जाता है आपका। वहाँ पे भी बॉर्डर पे अगर आपका मतलब बॉर्डर पे आपको अप्रूव मिला कि हाँ भाई आपको वर्क परमिट मिली, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं मिली तो फिर आपको वापस भी भेज दिया जाता है। तो वो फिर, और वो क्वेश्चन आंसर्स है ना, वो भी बहुत वो थोड़े होते, मतलब एक एक चीज़, हर एक चीज़ वो लोग चेक करते हैं कि आप इंडिया से ही प्लानिंग के साथ आए हो, कि आपको मतलब विजिटिंग वीज़ा टू LMI करवाना है, तो मतलब वर्क परमिट करवाना है, या तो फिर मतलब आने के बाद डिसाइड किया। क्योंकि लीगली ऐसा होता है कि आप ऐसे बोलोगे कि नहीं हम पहले से ही प्लानिंग के साथ आए, तो वो नहीं देंगे। लक अच्छा रहा तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन अगर उनको लगा कि यहाँ पे थोड़ा गोलमाल है या कुछ मतलब ऐसे ही है, तो वैसे प्रोसेस लीगली है। मतलब देखो अगेन वो आपको है ना वहाँ से, जहाँ से जनरल सब लोगों को वर्क परमिट के लिए मिलता है बॉर्डर पर, वहीं पे ही इसमें भी आपको जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी विजिटिंग वीज़ा टू वर्क परमिट है तो थोड़ा वो लोग क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा करते हैं। मतलब आप क्या स्टडी की है, आपने क्या काम किया है इंडिया में, क्या काम किया है, आपके कलीग्स कौन थे, आप मतलब कितने आवर्स काम करते थे, इवन यहाँ पे भी आपने कैसे जॉब अप्लाई की। मतलब मैं लिस्ट बताने जाऊँगी ना तो इतने सारे क्वेश्चंस है ना, कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है आपको जो बॉर्डर पे पूछते हैं ये सब क्वेश्चंस के। अगर आपने देखो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा मैटर करता है इस सारी चीज़ों में। मतलब इवन कुछ भी हो तो आप कॉन्फिडेंस है आपके, मतलब आपने कुछ गलत तो किया नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट है एंड आपको आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, तो फिर इसमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब इस तरह से आपका विजिटिंग वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा होता है। मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा विजिटिंग वीज़ा कन्वर्ट हुआ। एक्चुअली इसे कन्वर्ट होना नहीं बोलते हैं, इसे ऐसा बोलते हैं कि आपको LMI वर्क परमिट मिली, इट्स नॉट कन्वर्टेड, क्योंकि तो आपके विजिटिंग वीज़ा कन्वर्ट नहीं हुआ है। पर जनरली लोग ऐसे ही पूछते हैं, हमें भी अगर लोग फ़ोन करते हैं या कुछ पूछते हैं तो वो लोग भी ऐसे ही पूछते हैं कि हमें भी, अगर हमारे पास भी विजिटिंग वीज़ा है और हमें भी कन्वर्ट करवाना है तो हम कैसे करवा सकते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना इस बारे में एक छोटा सा व्लॉग बना देती हूँ, कि जिन लोगों को जानना है, रियल में जानना है, और जिन लोगों को रियल में आना है कनाडा, तो उनके लिए इट्स वेरी इजी, राइट। तो ये एक प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस है कि आप इंडिया से ना सीधी डायरेक्टली वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और देखो मैंने पहले भी बोला कि मैं ना ऐसे टेक्निकल, क्योंकि मैं इस फील्ड की नहीं हूँ, तो अगर किसी को ऐसा जानना है, ज़्यादा जानना है कि फिर
यहाँ पे ये कैसे प्रोसेस होती है, एग्जैक्टली कैसे प्रोसेस होती है ना। तो हमारे एक फ्रेंड है जो इमिग्रेशन लॉयर भी है, तो हम उनसे भी आप बात करवा सकते हैं। तो बस ऐसे ही कि आपको अगर और कुछ जानना है इस बारे में तो हम बात करवा सकते हैं। बाकी तो देखो ऊपर ऊपर से जो नॉलेज है, क्योंकि कई लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है, जैसे हमें भी नहीं, हम इंडिया में थे तो हमें भी नहीं मालूम था ये सारी चीज़ों के बारे में कि ऐसे वीज़ा चेंज होता है, यहाँ पे ऐसे वर्क परमिट मिलती है। हमें तो बस एक ही प्रोसेस मालूम थी कि यहाँ इंडिया से PR की फाइल रखो, और फिर मेरी सिस्टर थी तो फिर वो क्या SINP और PNP ऐसे सब प्रोग्राम चलते हैं, और उस हिसाब से आपके पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको PR मिल जाता है। हमको तो बस एक केसी प्रोसेस मालूम थी, फिर आने के बाद मालूम हुआ कि नहीं ऐसे प्रोसेस भी होती है, ये प्रोसेस भी होती है। तो हम बस सोचा कि यार कई लोगों को नहीं मालूम होता है तो उन लोगों को थोड़ा बता दिया जाए। और देखो मैंने बोला कि दूसरी एक प्रोसेस है वर्क परमिट। तो वर्क परमिट में आप इंडिया से भी आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। अगर उसमें भी आपको मतलब वर्क परमिट मिल गई, वहाँ वो भी LMI थ्रू से मिलती है, तो वो आपको अगर वर्क परमिट मिल गई तो फिर आप आओ। और देखो है ना, एक बात है कि अगर आपको जो LMI थ्रू वर्क परमिट मिलती है ना, तो उसमें ना आपको मतलब अगर सिंगल हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चों को तो आप मतलब जिसके भी साथ अगर देखो स्पाउस मतलब दोनों में से हस्बैंड वाइफ के किसी पर भी फाइल की हो, जैसे कि वाइफ पे की है तो वाइफ अपने साथ बच्चों को लेके आ सकती है, और हस्बैंड पे की है तो हस्बैंड भी अपने साथ बच्चों को लेके आ सकते हैं। या तो फिर वो लोग 1.5-2 महीने के बाद ऐसे कुछ होता है कि 3 पे चेक मिलता है, उसके बाद ही आप हस्बैंड की स्पाउस वीज़ा के लिए अप्रूव मतलब उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उस टाइम पे आप अपने बच्चों को ऐसे ला सकते हो। तो दैट इज़ वन प्रोसेस। एंड दूसरी बात बोली कि जो इंडिया से डायरेक्ट वर्क परमिट के लिए बोलते हैं, तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। उसमें भी आप जिस पे फाइल की है वो पहले आएगा, उसके बाद 2 महीने बाद या जो 3 पे चेक के बाद वो दूसरे स्पाउस का प्रोसीजर करेगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही आता है। और जो डायरेक्टली PR पे आते हैं तो उसमें भी देखो उसमें भी ऐसा होता है कि जो अगर आपको कोई वर्क ऑफर लेटर मिला है तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हो, तो उस हिसाब से भी आपको मिल सकता है पॉइंट्स वो सब। और फिर आपके कोई रिलेटिव रहते हैं तो कोई प्रोविंस में ऐसा होता है कि आपको फ्रेंड आपको इनवाइट कर सकता है, कई प्रोविंस में ऐसा होता है कि रिलेटिव्स के पॉइंट्स मिलते हैं, कई प्रोविंस में ऐसा होता है कि आपको है ना मतलब आप जैसे IELTS देते हो तो IELTS के अलावा वो फ्रेंच की एक एग्ज़ाम आती है, तो वो आप दो तो उसके भी आपके पॉइंट एड ऑन होते हैं। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट प्रोविंस के भी अलग अलग रूल्स होते हैं, तो ये उस हिसाब से भी आप सीधा PR करके आ सकते हो। तो बस ऐसे ही थोड़ी चीज़ें थी आपको बताना। मतलब लोग ऐसा पूछते हैं कि भी आना हो तो किस हिसाब से आए, अगर इन्वेस्ट नहीं करना है तो कैसे करें, तो बस सोचा कि ये से थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। 4 साल पहले कनाडा आए थे और तब हम घूमे थे, तो तब तो बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए फिर सोचा कि चलो अब है ना, तब हमने फिर PR की फाइल वो सब हमने स्टार्ट किया। तो इसीलिए फिर मतलब वही बोलते हैं ना कि और उस टाइम पे जब हम आए थे ना घूमने, तो तब हमको तो बहुत अच्छा लगा था। मतलब थोड़ा समर का वेदर था, और उस वक्त तो जैसे समर होता है ना तो मस्त सारी जगह ग्रीनरी लगती है ना, तो मतलब बहुत देखने में भी बहुत मस्त लगता है। और मतलब जो रियल कनाडा है ना, वो एक क्वालिटी लाइफ वाला वो आपको दिखता है। और तब काम भी नहीं करते होते हैं तो पूरा दिन ऐसे घूमना ये वो तो बहुत अच्छा लगता है। रियलिटी ये होती है कि जब आके फ्रेंड्स फैमिलीज के बिना आपको हर मतलब 24 आवर्स में से ऐसे 8-10 घंटे काम करना होता है, 1-2 घंटे आने जाने में निकल जाते हैं, फिर फैमिली के साथ भी आपको टाइम बहुत कम मिलता है ना, तो तब थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है लोगों को। और उसमें भी जब स्नो में, क्योंकि है ना देखो अभी तो जब समर होता है ना तब तो रात को 9 बजे तक भी मतलब लाइट होती है। ये सब बोलूँगी ना आपको कि 9 बजे तक लाइट होती है तो आपको बिलीव नहीं होता है, लेकिन रियल में। और अभी जब विंटर होगा ना तो शाम को 4 बजे भी आपको रात के मतलब इससे मतलब रात के 12 बज गए हो ना, ऐसा पूरा काला काला हो जाता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा है ना वो डिप्रेसिंग लगता है। लेकिन अगेन ये सब बातें है ना पहले से दिमाग में घर करके ही आना कि भाई है ना थोड़ा स्ट्रगल तो सबको करना पड़ेगा, और बस वेदर का भी थोड़ा ऐसा इश्यू होता है, तो बस ये सब अगर दिमाग में थोड़ा ठान लेने का, और बस आ जाइए कनाडा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय भारत, बाय बाय।